Hey learners, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to cover Bonus Act 1965. Before starting, if you are new to my channel, please subscribe it and hit the like button. So let's begin with the history of bonus. इंडिया में बोनस का कंसेप्ट किस तरह से आया? 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब टेक्सटाइल मिल ने पहली बार अपने एम्प्लॉयज को बोनस देना स्टार्ट किया। जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी होती थी या वेजेस होते थे, उसका 10% वो एज अ वॉर बोनस देते थे, प्रोवाइड करते थे अपने एम्प्लॉयज को। उस टाइम पर कुछ एस्टैब्लिशमेंट में बोनस दिया जा रहा था, कुछ में नहीं दिया जा रहा था। तो एम्प्लॉयज को लगा कि वी आर वर्किंग एंड वी आर जनरेटिंग द प्रॉफिट और हमें उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो 1950 में लेबर एपिलेट ने एक बोनस का फॉर्मूला बनाया। 1959 में एक दलील की गई टू रेज दैट फॉर्मूला। 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हुई कि किस तरह से इनका डिस्प्यूट खत्म किया जाए, और उन्होंने एक ट्राइपार्टाइट कमीशन बनाई, एक कमिटी बनाई जिसमें कि एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा, उस कमिटी में एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव को रखा और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को रखा। तो इन्होंने डिस्कशन किया उस बात पर कि बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फिर उसके बाद 29 मई 1965 को ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई कि बोनस एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए, उनको भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो तब ऑफिशियली अनाउंस किया गया, 29 में 1965 को ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि एक नया लॉ बनने वाला है जो कि बोनस के ऊपर होगा। 25 सितंबर 1965 को यह बिल पास किया गया बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ने भी इस बिल को अप्रूव कर दिया। तो अब देखते हैं कि इस एक्ट में, बोनस एक्ट 1965 में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल इसका बोनस एक्ट 1965 है, ठीक है। एक्सटेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? एवरी फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्रीज है सारी फैक्ट्रीज में ये एक्ट अप्लाई होगा। अदर इस्टेब्लिशमेंट वेयर 20 और मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, 20 या 20 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए। उसी अगर 20 से कम होंगे तो नहीं हो सकता है ये एक्ट एप्लीकेबल। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे, अगर उसको लगता है कि किसी इस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए और उसमें 20 से कम लोग हैं, एम्प्लॉयज 20 से कम है, तो 2 मंथ्स का नोटिस देके ऑफिशियल गैजेट में ये एक्ट एप्लीकेबल कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी उस एस्टैब्लिशमेंट में 10 से कम एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है इफ द एक्ट वाज अप्लाइड टू एनी एस्टैब्लिशमेंट। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पर 20 पीपल काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग छोड़ के चले गए, जैसे 5 लोग छोड़ के चले गए और 15 पीपल्स बचे इसमें, तो क्या ये एक्ट पहले एप्लीकेबल था इस एस्टैब्लिशमेंट में? तो क्या 15 लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार एप्लीकेबल हो गया और कुछ लोग वो छोड़ के चले गए तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर कम लोग बाद में भी रह जाते हैं तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, इन 15 लोगों को बोनस दिया जाएगा। सेक्शन 2 है हमारा डेफिनेशंस के बारे में। अकाउंटिंग ईयर कॉर्पोरेशन के लिए अलग होता है, कंपनी के लिए अलग होता है, अदर केसेस के लिए अलग होता है। कॉर्पोरेशन में जिस भी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए जाते हैं और बैलेंस किए जाते हैं, सपोज 1 जनवरी को कोई भी कॉर्पोरेशन में वर्क स्टार्ट किया गया, तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा 31 दिसंबर को। किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 फरवरी को स्टार्ट किया तो 31 जनवरी को ये क्लोज होगा और बैलेंस होगा।
कंपनी के केस में क्या होता है, जिस भी दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उस दिन उसका लास्ट डे होता है अकाउंटिंग ईयर का। वो भले ही उसका 1 साल का पीरियड कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ, हो सकता है 9 मंथ्स में ही कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट करना है, 9 मंथ में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, ठीक है। अदर केसेस में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है उनका अकाउंटिंग ईयर। एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, इंडिया में कोई भी लैंड होगा, ठीक है, उस पर जो भी फसल वगैरह की जा रही है, एग्रीकल्चरल पर्पज से जो भी यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जो फील्ड को, जो भी लैंड है, रेंट पे दे देते हैं, वो खुद एग्रीकल्चरल काम नहीं करते, रेंट पे दे देते हैं, कोई और रेंट पे लेता है, उनको बदले में पैसे देता है और कोई और फसल उगाता है, उसकी कटाई वगैरह करता है, उसके फसल को बेचना वगैरह कोई और करता है। तो जो रेंट की वजह से जो कोई इनकम जनरेट हो रही है या फिर फसल की वजह से जो कोई इनकम जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। और एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस जानने से पहले हम पढ़ेंगे अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस क्या होता है, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसमें से डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस कैसे, जैसे कि इनकम टैक्स कट गया, इनकम टैक्स कटा, ठीक है, और प्रोविडेंट फंड के पैसे कटे, इंश्योरेंस के कटे, इंश्योरेंस भरा जा रहा है, ठीक है, और रिटायरमेंट कंपनसेशन दिया एम्प्लॉय ने, कंपनसेशन, एक्स ग्रेटिया, ग्रेट्युटी, ऐसी बहुत सारी चीजें डिडक्शन ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट की जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अवेलेबल सरप्लस। जो भी नेट प्रॉफिट आया उसको हम बोलेंगे अवेलेबल सरप्लस। अब अवेलेबल सरप्लस का 60% बैंक, अगर इस्टेब्लिशमेंट बैंकिंग कंपनी है तो उसका 60%, अवेलेबल सरप्लस का 60% एलोकेबल सरप्लस होगा, और नॉन बैंकिंग कंपनी के केस में 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस हमारा एलोकेबल सरप्लस होगा। एलोकेबल सरप्लस जिसमें से सारे एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाएगा, जितना ज्यादा एलोकेबल सरप्लस होगा उतना ज्यादा बोनस दिया जाएगा, अगर कम है तो कम दिया जाएगा बोनस। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट है अवार्ड। अवार्ड में क्या है, किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कैसे, किसी एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिला, ठीक है, तो उसने किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने बोनस नहीं दिया तो उसने डिस्प्यूट कर दिया, और ये केस गया लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी भी के भी पास जाएगा तो वो केस को सेटल करने की कोशिश करेंगे। सेटल करने के लिए क्या होगा, अवार्ड बताया जाएगा, ठीक है, उनको अवार्ड बताया जाएगा। वो मॉनेटरी काइंड का भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी काइंड का भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं अवार्ड, केस को सेटल करने के लिए। नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनी। जिस भी कंपनी के ऊपर बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 अप्लाई हो रहा है उसको हम बैंकिंग कंपनी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि SBI, कोऑपरेटिव बैंक, RBI, ये सब बैंकिंग कंपनी है। कंपनी क्या होता है, जिस भी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर कंपनी एक्ट 1956 अप्लाई होता है उसको हम कंपनी बोलते हैं। इसमें फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे किसी भी इनकम, किसी का भी इनकम है, कोई भी एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, उसका इनकम जो भी है उसमें से डायरेक्टली उसके ऊपर टैक्स लग रहा है,
डायरेक्टली जैसे कि उसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है या प्रॉफिट उसका जनरेट हुआ उसका टैक्स काटा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इसमें आ जाते हैं इनकम टैक्स, सुपर प्रॉफिट टैक्स, कंपनी सर टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। अब एम्प्लॉइज कौन है, कौन से एम्प्लॉइज को बोनस मिलेगा? ऐसे एम्प्लॉइज जिनका वेजेस 21,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं है, उन्हीं को बोनस मिलेगा, वही एप्लीकेबल है बोनस के लिए। ठीक है। एम्प्लॉयर कौन है? फैक्ट्री के केस में ओनर और ऑक्यूपायर, या तो ओनर उसका होगा या फिर ऑक्यूपायर फैक्ट्री के केस में एम्प्लॉयर होगा। और फैक्ट्री के अलावा जो भी और इस्टेब्लिशमेंट है उसमें पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ऑन अफेयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जिसके पास भी अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट कंट्रोल है उस इस्टेब्लिशमेंट का, वो एम्प्लॉयर होगा। इस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर, जैसे कोई इस्टेब्लिशमेंट है उसका 40% कैपिटल या तो आरबीआई के पास है, ठीक है, या गवर्नमेंट के पास है, या फिर दोनों ने मिलकर 40% का जो कैपिटल है वो ले रखा है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, उसको हम पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, वो इस पब्लिक सेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। प्राइवेट सेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? जिसने जो भी पब्लिक सेक्टर के अलावा जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो बाकी आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। फैक्ट्री क्या है? कोई भी प्रेमिसेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, विद पावर 10 मिनिमम 10 लोग काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। विदाउट पावर मिनिमम 20 पीपल काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया है उसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो हमारे पास हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास बचा है उसमें डिडक्शंस को प्लस कर दो, उसे बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। सैलरी और वेजेस क्या होते हैं? सैलरी किसे बोलेंगे? जो भी हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सैलरी। इसमें इंक्लूड होता है हमारा डियरनेस अलाउंस, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? जैसे कि हमने कोई ओवर टाइम किया है तो क्या सैलरी में काउंट करेंगे? जैसे हमारी सैलरी 10,000 रुपीज है और 2,000 रुपए का हमने ओवर टाइम किया है, ठीक है, तो क्या हम अपनी सैलरी बताएंगे 12,000 है हमारी? नहीं, सैलरी हमारी 10,000 ही है, ये तो हमने ओवर टाइम किया है, तो ये वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। जो अदर अलाउंस है, ठीक है, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। हाउस अकोमोडेशन का पैसा मिल रहा है या हाउस दिया गया है उसके, तो वो सैलरी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। लाइट, वाटर, मेडिकल कंसेशन, सप्लाई ऑफ फूड एंड आर्टिकल्स, जो भी राशन मिला है तो वो सैलरी में उसका वैल्यू ऐड नहीं होगी, ठीक है। ट्रैवलिंग बोनस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेट्युटी, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन, ये सब सैलरी में वेजेस में काउंट नहीं होंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक्स ग्रेटिया पेमेंट और एनी कमीशन, ये सब सैलरी में काउंट नहीं होते हैं। एक्स ग्रेटिया पेमेंट क्या होता है? बोनस और सैलरी के अलावा, ठीक है, बोनस या फिर सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे दिया या फिर कभी पैसे अपनी खुशी से पैसे बांट दिए, ठीक है, अपनी खुशी से बांट रहा है, नॉट बाउंड बाय लॉ, नॉट, उसको ऐसा नहीं है कि उसको देना ही है,
एम्प्लॉयर को ऐसा नहीं है कि बोनस या सैलरी के अलावा उसको कुछ पैसे देने ही है एम्प्लॉय को, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर को कोई खुशी हुई, उसने कुछ गिफ्ट दे दिया एम्प्लॉय को, ठीक है, या 500 रुपए बांट दिए, या कुछ पैसे जितने भी उसके पास पैसे उसने खुशी से एम्प्लॉय को दे दिए अपनी खुशी से। एम्प्लॉय को ये पैसे लौटाने नहीं है, ठीक है, और ना ही उसको बोनस मिला है, ना ही सैलरी के तौर पे मिला है। एम्प्लॉयर ने खुश होके किसी चीज से उसको एम्प्लॉय को एज अ गिफ्ट पैसे दिए हैं या फिर कोई गिफ्ट दिया है, उसको हम बोलते हैं एक्स ग्रेटिया पेमेंट, ठीक है। सेक्शन 3 एस्टैब्लिशमेंट टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस। जैसे कोई एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है ABC, ठीक है। अब तीनों एस्टैब्लिशमेंट, तीनों जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग जगह पर है। A है दिल्ली में, ठीक है, B है हरियाणा में और C है यूपी में। जब बोनस बांटने का टाइम आएगा, तीनों का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक ही है, ठीक है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो तीनों को एक साथ निकालते हैं। दिल्ली का भी हरियाणा का भी एक ही जगह पर मतलब कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको हम एक ही एस्टैब्लिशमेंट में काउंट करेंगे। लेकिन अगर ए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिल्ली में ही किया जा रहा है, ठीक है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, बी का अलग है, ठीक है, तो इनको अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा। फिर ए अलग एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, बी अलग एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। बोनस जब भी कैलकुलेट करेंगे तो इनको अलग करना पड़ेगा और बी को अलग करना पड़ेगा। और अगर एक साथ तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट किया जा रहा है तो इन तीनों को एक ही एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है, उसमें डिडक्शंस को प्लस कर दो। क्या क्या डिडक्शंस होते हैं? जैसे कि किसी को डोनेशन दी है, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए, डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इंश्योरेंस ले रखा है, प्रोविडेंट फंड के पैसे, ग्रेट्युटी के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे, रिटायरमेंट कंपनसेशन के पैसे, ठीक है, कंपनसेशन, और जो भी बोनस दिया गया, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो डिडक्ट की जाती हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो डिडक्ट की जाती हैं उनको नेट प्रॉफिट में जोड़ दो। तो वो इस तरह से हम कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस कैसे निकालेंगे? कितना अवेलेबल सरप्लस होता है? नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से डिडक्शंस को माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा, उसे हम बोलते हैं अवेलेबल सरप्लस। सेक्शन 6 है सम डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। कौन कौन से ग्रॉस प्रॉफिट में क्या क्या डिडक्ट होता है? इनकम टैक्स होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डायरेक्ट टैक्स, ये सब डिडक्ट होता है। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉय। इसमें बता रखा है कि डायरेक्ट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है, जितना भी एम्प्लॉयर का इनकम होगा उसमें से टैक्स कैलकुलेट किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी उसमें, तो इस तरह से किस किस पर टैक्स लगेगा, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करके बता रखी हैं। सेक्शन 8 है एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। बोनस के लिए कौन एलिजिबल होगा? एवरी एम्प्लॉय हु हैव वर्क नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज। जिस भी पर्सन ने एक अकाउंटिंग ईयर में 30 डेज तक काम किया, 30 वर्किंग डेज में काम किया है, वो एलिजिबल होगा बोनस के लिए। अगर कोई नया पर्सन आया, उसने सिर्फ 20 डेज ही काम किया है, ठीक है, और क्या उसे बोनस मिलेगा? उसको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है।
कम से कम 30 डेज वर्क किया होना चाहिए, उसी को बोनस मिलेगा। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, इफ एनी एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर, किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है, ठीक है, या फिर राइटर्स या वायलेंट बिहेवियर एम्प्लॉयर के साथ किया है, while on the premises of the establishment, वो एस्टेब्लिशमेंट की प्रीमिसेस में ही है या फिर एम्प्लॉयर से या फिर किसी एम्प्लॉय से मिसबिहेव किया है या फिर चोरी की है या फिर मिस एप्रोप्रिएशन और सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है एस्टेब्लिशमेंट की, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 है पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, ठीक है। अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया है तो एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे द मिनिमम बोनस, जो कि है 8.33% ऑफ हिज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, जितना भी उसकी सैलरी है उसका 8.33% एम्प्लॉयर को इतना बोनस देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर 8.33 या फिर 100 रुपीज, विच एवर इज हायर। पहले के जमाने में 100 की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, इन दोनों में से या तो 100 रुपीज या फिर 8.33% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, जो भी बड़ा होगा, उतना उसको बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इफ द एज ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन 15, अगर 15 साल से छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उस केस में 100 की जगह 60 हो जाएगा, या तो 60 रुपीज या फिर 8.33 के हिसाब से जितनी भी सैलरी उसकी है उसका 8.33%, तो इतना उसको बोनस देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। सेक्शन 11 है पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस, किसी अकाउंटिंग ईयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, ठीक है, तो मिनिमम से ज्यादा भी दे सकता है एम्प्लॉयर, मिनिमम जो बोनस है उससे ज्यादा भी दे सकता है, तो मैक्सिमम कितना दे पाएगा, 20% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी, जितनी भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 20% उसको बोनस दिया जा सकता है अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा है। सेट ऑफ एंड सेट ऑन विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, सेट ऑफ एंड सेट ऑन मैं बताऊंगी, अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मिनिमम बोनस 8.33 तो देना ही है, अगर अच्छा प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट अच्छा जनरेट हुआ है तो मैक्सिमम 20%, ये बोनस का रेंज है, इस रेंज के अंदर उसको बोनस मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ बोनस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉयज, ठीक है, अब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, बोनस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज, जैसे 8.33 अपॉन 100, ठीक है, और एक सीलिंग अमाउंट होता है मैक्सिमम, अगर किसी की 7,000 रुपीज से भी ज्यादा है सीलिंग अमाउंट होता है 7,000, ठीक है, अगर 7,000 से ज्यादा किसी का सैलरी है तो 7,000 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। अगर किसी की कम है सैलरी, जैसे कि 5,000 है या 6,000 है, तो यहाँ पर सीलिंग अमाउंट की जगह वो अमाउंट लिखा जाएगा, जैसे 5,000 है तो यहाँ पे 5,000 लिखा जाएगा, ठीक है, किसी की सैलरी अगर 5,000 है तो यहाँ पे 5,000 लिखा जाएगा, 4,000 है तो यहाँ पे 4,000 लिख दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। सीलिंग अमाउंट कितना है, जिसकी ज्यादा है उसके लिए 7,000 लिखा जाएगा, इससे ज्यादा सीलिंग अमाउंट, इससे ज्यादा वेजेस नहीं लिखे जा सकते इसमें, ठीक है, ये हाईएस्ट वो है। तो 8.33% इंटू 7,000 और जितने भी मंथ्स में का अकाउंटिंग ईयर है, जैसे कंपनी के केस में अगर कंपनी ने 10 मंथ्स में अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दिया तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, और अगर अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का है कॉर्पोरेट के उससे, या कंपनी ने भी 12 मंथ्स तक अपना अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट किया है तो यहाँ पे 12 आता है,
ठीक है। और ये हो गया मिनिमम बोनस कैलकुलेट करने के लिए। मैक्सिमम के केस में, मैक्सिमम बोनस कैलकुलेट करने के केस में क्या करेंगे, 20% इंटू 7000, सीलिंग अमाउंट 7000 है, और जितना भी 12 है, 12 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर है, या फिर जितना भी ज़्यादातर केस में 12 मंथ्स का ही होता है, कंपनी के केस में कम हो सकता है। तो ये होता है मैक्सिमम बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है। तो इसमें सेक्शन 12 में बता रखा है कि अगर किसी के वेजेस, किसी एम्प्लॉय के वेजेस 7000 से एक्सीड भी करते हैं तो भी बोनस कैलकुलेट करने के टाइम पर जो अमाउंट लिखा जाएगा वो 7000 ही लिखा जाएगा। ये वेज अमाउंट है। ठीक है, इसको सीलिंग अमाउंट बोलते हैं। सेक्शन 13 है प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बोनस को भी रिड्यूस करके दिया जाता है। जैसे कि एक केस है कि एम्प्लॉय नॉट वर्क फॉर ऑल द वर्किंग डेज, जो वर्किंग डेज चल रहे थे तो एम्प्लॉय एब्सेंट रहता था, तो उसको पूरा बोनस कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में बोनस को डिडक्ट करके, रिड्यूस करके दिया जाता है। ठीक है, अगर एब्सेंट रहता है तो बोनस किस हिसाब से दिया जाता है, मिनिमम बोनस है 8.33%। ठीक है, या फिर 100 रुपीज़ एडल्ट के लिए, ये एडल्ट का है। अगर 15 साल से छोटा बच्चा है, 15 ईयर्स से छोटा बच्चा है, तो उसके केस में क्या, या तो 8.33% उसकी सैलरी का, या फिर 60 रुपीज़, इतना दिया जाएगा बोनस। अगर ये 100 रुपीज़ 8.33% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है, ठीक है, और उसने बहुत सारी छुट्टियां भी ले रखी हैं, तो इसमें से जो बोनस है वो रिड्यूस किया जाएगा। जितनी ज़्यादा वो छुट्टी लेगा, जितने दिन ज़्यादा वो एब्सेंट रहा है, उतना ज़्यादा बोनस रिड्यूस किया जाएगा। ऐसे ही अगर छोटा बच्चा है, 15 ईयर से छोटा बच्चा है, या और उसकी जो बोनस है 8.33% 60 रुपीज़ से कम है, यानी कि 60 रुपीज़ का जो बोनस दिया जा रहा है उसके 8.33% जो उसका सैलरी का बनता है वो 60 रुपीज़ से कम है, 60 रुपीज़ ज़्यादा है, तो देखा जाएगा वो कितने ज़्यादा दिन एब्सेंट रहा है, उस हिसाब से 60 रुपीज़ में से भी उसके पैसे डिडक्ट किए जाएंगे, रिड्यूस किए जाएंगे, उसे कम बोनस मिलेगा। जितने ज़्यादा दिन वो छुट्टी पर रहेगा उतना ज़्यादा उसका जो बोनस है रिड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 14, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब वर्किंग डेज को कैसे कंप्यूट किया जाता है, सबसे पहला है पॉइंट ले ऑफ पीरियड। ले ऑफ पीरियड क्या होता है, जैसे कोई एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, जैसे उसका प्लांट है या मशीनरी है वो डैमेज हो गया, या फिर बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कैसे काम करवाएगा। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय से काम ही नहीं करवा पाएगा, क्या काम देगा, उसकी मशीन ही काम नहीं कर रही है। उस केस में वो क्या करता है, जब तक वो एम्प्लॉयर बोलता है कि जब तक मेरी बिल्डिंग ठीक नहीं हो जाती, या फिर मेरे प्लांट ठीक नहीं हो जाता, या मशीन ठीक नहीं हो जाती, जो भी डैमेज हुआ है वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसको एम्प्लॉय को ले ऑफ दे दिया जाता है। ये तुम अभी घर पर रहो, जब अब मेरा ये डैमेज ठीक हो जाएगा तब मैं आपको काम पे बुला लूँगा। एक और केस होता है जैसे कि रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयर का रॉ मटेरियल जहाँ से आता था वही ख़त्म हो गया है और वो उसकी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, रॉ मटेरियल की नीड, तो उस केस में भी वो एम्प्लॉय से कैसे काम करवाएगा। तो उस केस में जब तक रॉ मटेरियल की जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक सप्लाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो एम्प्लॉय से काम नहीं करा सकता, उसके लिए उतने दिन के लिए वो काम पे आने के लिए मना कर देता है, उसे ले ऑफ पीरियड देता है। तो उस ले ऑफ पीरियड, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ले ऑफ पीरियड दिया है तो वो वर्किंग डे ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने तो हमारे यहाँ काम ही नहीं किया तो मैं आपका वर्किंग डे कैसे कैलकुलेट करूँ,
तो ले ऑफ दिया है तो वो ले ऑफ पीरियड वर्किंग डे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है लीव विद वेजेस। तो जैसे हमने माइंस एक्ट में पढ़ा था, अगर पर्सन 15 डेज तक काम करता है, वर्किंग डे काम करता है, तो उसको एक पेड लीव मिलेगी, लीव विद वेजेस मिलेगी। ठीक है। तो ऐसे ही अगर वो पेड लीव पर है, लीव विद वेजेस पर है, तो वो भी उसका वर्किंग डे ही काउंट होगा। ठीक है। थर्ड सिचुएशन है टेम्परेरी डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर वो काम पे ही है, काम पे आया हुआ है और उसका गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ काम एम्प्लॉयमेंट पर ही है, वो अपने डिपार्टमेंट में आया हुआ है काम करने के लिए और उसका एक्सीडेंट हो गया है, वहीं पर ऑफिस में ही एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका जितने भी दिन वो हॉस्पिटल रहता है तो उसका वर्किंग डे ही काउंट होगा। ठीक है। अगर घर पर एक्सीडेंट हुआ होता, अगर वो ड्यूटी पर नहीं होता तब एक्सीडेंट हुआ होता, तो वो वर्किंग डे काउंट नहीं होता। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, डिपार्टमेंट आया है, ड्यूटी पर आया है, ऑन ड्यूटी पर उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका वो वर्किंग डे काउंट होगा। नेक्स्ट सिचुएशन है मैटरनिटी लीव। ठीक है। अगर जो पर्सन अगर कोई लेडी है वो मैटरनिटी लीव पर गई हुई है, तो वो भी वर्किंग डे ही काउंट होगी। ठीक है। जब भी वेजेस का कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसको वर्किंग डे ही कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 15 है सेट ऑन एंड सेट ऑफ। सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या होता है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये है सेट ऑन और ये है सेट ऑफ। सेट ऑन क्या होता है, जैसे एस्टैब्लिशमेंट में एक एस्टैब्लिशमेंट है, उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। उसने क्या किया, सारे एम्प्लॉइज को मैक्सिमम बोनस प्रोवाइड किया। मैक्सिमम बोनस कितना होता है, 20%। ठीक है। उसने मैक्सिमम बोनस प्रोवाइड किया है और उसके पास एलोकेबल सरप्लस था, बहुत ज़्यादा था, अच्छा अमाउंट था। उसने 20% बोनस सबको दिया। लेकिन बोनस देने के बाद भी सभी को, सारे एम्प्लॉयज को बोनस दिया और उसके बाद भी उसके पास एलोकेबल सरप्लस का कुछ अमाउंट बच गया है। ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उस अमाउंट का वो खर्च नहीं करेगा, वो इस अमाउंट को, जो अमाउंट लेफ्ट बचा हुआ है, वो क्या करेगा, अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए इसको रख देगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेट ऑन। जैसे कि 2000 में उसका बहुत अच्छा चला काम, 2001, 2002, 2003, 2004, उसके सारे ईयर्स में 2001 से लेके 2004 तक बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था और उसका जो ये एलोकेबल सरप्लस था बहुत अच्छा था। उसने 20% सब में बोनस दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके पास एलोकेबल सरप्लस बचा हुआ था। तो क्या करेगा, वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल भी बचा, इस साल भी कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो ये जो अमाउंट लेफ्ट हो रहा है और वो अगले साल के लिए रख रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सेट ऑन। और ये सेट ऑन कितने, जो ये 2000 में बचा हुआ था जो हमारा अमाउंट, वो कब तक यूज कर सकता है, कब तक आगे बढ़ा सकता है, 4 साल तक। ठीक है। 2001 में कैरी फॉरवर्ड करेगा, फिर 2002 में कैरी फॉरवर्ड करेगा, 2003 में, 2004 में, और क्योंकि सब में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो ये था यूज ही नहीं हो रहा है, जो बचा हुआ अमाउंट था, तो 4 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और आफ्टर 4 इयर्स वो अमाउंट लैप्स हो जाएगा। ठीक है। अगर अच्छा प्रॉफिट चल रहा है और 4 साल तक वो यूज नहीं हुआ जो अमाउंट लेफ्ट था, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड करते जा रहा है, तो 4 साल बाद वो अमाउंट लैप्स हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
सेट ऑन। अब सेट ऑफ क्या होता है? जब लॉस होता है, ठीक है। जैसे सेम इसमें भी है, पर इसमें क्या केस है कि लॉस में चल रही है इनकी एस्टैब्लिशमेंट, इनका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रहा है, ठीक है। 2000 में नॉर्मल था, ना प्रॉफिट था ना लॉस था, नॉर्मल था, तो इसने मिनिमम बोनस कितना देना था? 8.33 बोनस दिया इसने, 8.33% के हिसाब से एम्प्लॉइज को बोनस दिया। लेकिन 2001 में लॉस हो गया, लेकिन बोनस तो देना ही है, पर वो पूरा 8.33% भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसने दिया 5% बोनस दिया। अब बचा हुआ 3.33% इसने कैरी फॉरवर्ड किया, बचा हुआ कि मैं 2002 में दूंगा, ठीक है। तो इसको कैरी फॉरवर्ड किया, 2002 में भी नहीं दे पाया, 2003 में भी नहीं दे पाया, 2004 में भी नहीं दे पाया, तो इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ, ठीक है। जब हम जो बचा हुआ जो हम पूरा बोनस नहीं दे पा रहे हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। और 4 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, 4 इयर्स तक। इस साल में अगर वो 3.33% बच गया, नहीं दे पाया, तो वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। 4 साल तक अगर नहीं हो पाया तो ये जो अमाउंट है लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है सेट ऑफ का। और क्लियरली बताती हूँ, जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, और मैंने 10 एम्प्लॉइज को हायर किया हुआ है। 10 एम्प्लॉइज मेरे यहाँ पे काम करते हैं और मैं सबको 10,000 रुपीज सैलरी देती हूँ, ठीक है। ये सैलरी है पर हेड, एक एम्प्लॉय को 10,000 सैलरी देती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? मेरे एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है, यानी कि मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को। मैं सारे एम्प्लॉयज को 20% के हिसाब से बोनस दे रही हूँ। मैक्सिमम कितना काउंट होगा? 7,000। सीलिंग अमाउंट कितना होगा? 7,000 ही होगा, और 12, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने हर एक एम्प्लॉय को बोनस दिया। तो कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे तो 16800, इतना मैं एक साल में बोनस दे रही हूँ एक एम्प्लॉय को, और 10 को दे रही हूँ तो कितना हो जाएगा? 168,000। और मेरे पास एलोकेबल सरप्लस कितना है? 2 लाख रुपीज है, ठीक है। और उसमें से मैंने 168,000 रुपीज बोनस का दे दिया सारे एम्प्लॉयज को। 10 एम्प्लॉयज को का बोनस कितना है? 1,68,000, और 2 लाख रुपीज थे मेरे पास एलोकेबल सरप्लस। तो अब मैंने सबको बांटने के बाद भी मेरे पास कितना बचा? लेफ्ट अमाउंट कितना बचा? लेफ्ट अमाउंट मेरे पास बचा 32,000 रुपीज। तो अब मैं इस 32,000 रुपीज को खर्च नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी? इसको अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या पता अगले साल मेरे को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो मैं इस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेट ऑन। जब हमारे पास एलोकेबल सरप्लस इतना एक्सेस में होता है कि बोनस देने के बाद भी बचता है, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, उसको हम सेट ऑन बोलते हैं। और ये मैक्सिमम 4 इयर्स तक मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ, 4 इयर्स तक अपने पास रख सकती हूँ, उसके बाद ये
लैप्स हो जाएगा। अगर मैं 20% से ज़्यादा तो देना नहीं है और 20% के बाद भी देने के बाद भी मेरे पास ये बच रहा है, तो इसे मैं 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। उसके बाद ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेट ऑफ। मेरा बहुत लॉस चल रहा है, ठीक है, जैसे 2000 में मेरा बहुत लॉस हुआ, नहीं 2000 मेरा नॉर्मल था, ठीक है, और मैंने सबको दिया 8.33 के हिसाब से, 8.33 के हिसाब से मैंने सबको वेजेस दिए, वो बोनस दिया, ठीक है। लेकिन 2000 में तो मैंने दे दिया और 2001 में मेरे को लॉस हुआ, ठीक है, और मैं 8.33 के हिसाब से बोनस नहीं दे पाई और मेरे पास पैसे ही नहीं थे, प्रॉफिट ही नहीं हुआ था कुछ भी, तो अपनी जितना भी मेरे पास पैसे थे उस हिसाब से मैंने 5% के हिसाब से मैंने बोनस दिया सबको। लेकिन मिनिमम तो मेरे को 8.33 देना था, चाहे मेरे को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मेरे को तो 8.33 देना ही है। तो बचा हुआ जो मेरे पास 3.33% और देना था, तो अब मैंने बोला कि मैं 2002 में कम, अगर 2000 बचा हुआ जो ये है बोनस मेरे को देना था वो मैं 2002 में दूंगी, अगर प्रॉफिट होगा तो ये दिया जाएगा। लेकिन 2002 में भी मेरे को लॉस हो गया, तो फिर मेरे को देना पड़ेगा 2003 में, ठीक है। तो इस तरह से जब मेरा लॉस हो रहा है और मैं पूरा बोनस नहीं दे पा रही हूँ, 8.33% भी नहीं दे पा रही हूँ, और जितना भी दे रही हूँ, जितना भी मेरा बच रहा है वो मेरा अगले साल को जा रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं सेट ऑफ। आई होप समझ में आ गया होगा। सेक्शन 16 है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। इसमें क्या दिया है, इन केस व्हेन एन एस्टेब्लिशमेंट इज न्यूली सेटअप, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नया बना है, ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर बोनस शैल बी पेएबल ओनली इन द ईयर इन विच एम्प्लॉयर डिराइव्स प्रॉफिट, ठीक है, जिस साल में प्रॉफिट होगा उसी साल में बोनस देना है, नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस दे दो, नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस मत दो, इस तरह से, ठीक है। इसमें कोई भी सेट ऑफ और सेट ऑन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर में अगर एलोकेबल सरप्लस बच रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको भी जो एम्प्लॉयर है वो यूज कर सकता है, सेट ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉस भी हो रहा है तो उसको भी सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग 6th and 7th ईयर सेट ऑन सेट ऑफ विल बी एप्लीकेबल। अगर एलोकेबल सरप्लस ज्यादा हो रहा है तो सेट ऑन करो, अगर बिल्कुल भी नहीं बच रहा है तो सेट ऑफ कर दो। तो 6th और 7th ईयर से उसका सेट ऑन सेट ऑफ वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और 8th ईयर में क्या होगा, 8th ईयर में बाकी जैसे बाकी एस्टेब्लिशमेंट में जैसे सेट ऑन सेट ऑफ बोनस देना ये सब चलता है, उसी हिसाब से नए ये जो 8th ईयर से इस एस्टेब्लिशमेंट में भी सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे और ये एक्ट अच्छे से अप्लाई होगा। सेक्शन 17 क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी और इंटरिम बोनस अगेंस्ट बोनस पेएबल अंडर द एक्ट। एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया इसमें, इफ एन एम्प्लॉयर हैज पेड एनी पूजा बोनस, अगर एडवांस में ही बोनस दे दिया गया है, किसी के यहाँ पे जैसे दिवाली की पूजा होती है तो उसको एडवांस में ही बोनस दे दिया है, ठीक है, या फिर कस्टमरी बोनस दिया गया है एम्प्लॉय को, और एन एम्प्लॉयर हैज पेड अ पार्ट ऑफ द बोनस पेएबल अंडर दिस एक्ट ऑफ एन टू एन एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर ने पहले ही कुछ बोनस का कुछ पार्ट पहले ही एम्प्लॉय को एडवांस में दे दिया है, बिफोर द डेट ऑन विच द बोनस बिकम पेएबल, देन द एम्प्लॉयर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बोनस, ठीक है। अगर एडवांस में दे दिया है, कुछ पार्ट दे दिया है, जैसे कि अगर बोनस के उसको 10,000 रुपीज मिलने थे, ठीक है,
लेकिन किसी पूजा की वजह से उसने जो एम्प्लॉय है उसने एम्प्लॉयर से कुछ पैसे लिए कि 5000 मुझे अभी दे दो, बाकी बाद में दे देना। तो जब बोनस देने का टाइम आएगा उस टाइम उसको बचे हुए पैसे ही मिलेंगे, ठीक है। जो 10,000 देने थे उसमें से 5,000 उसने पहले ही एडवांस में ले लिया, तो 5,000 बचे हैं उसके, तो 5,000 ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5,000 उसने ले लिए फिर बोनस में फिर से 10,000 रुपीज मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 18, डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम बोनस पेबल अंडर द एक्ट। इफ एन एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हु कॉज फाइनेंशियल लॉस टू द एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉय ने कुछ एम्प्लॉयर का कुछ फाइनेंशियल लॉस कर दिया, कोई सामान तोड़ दिया या फिर कुछ मिसकंडक्ट कर दिया, तो देन इट शैल बी लॉफुल फॉर द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ लॉस। तो एम्प्लॉयर जो भी बोनस का अमाउंट है उसमें से जो जितना भी अमाउंट देना था बोनस का एम्प्लॉय को, उसमें से डिडक्ट कर लेगा जितना भी लॉस हुआ है। Amount of bonus payable by him to the employee under this act in respect of that accounting year, that and the employee shall be entitled to receive the balance। और जितना पैसा बचेगा डिडक्ट करने के बाद उतना एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। सेक्शन 19 है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। बोनस देने का क्या टाइम लिमिट होता है? इन केस ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कब होगा? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कम बोनस दिया, लेस बोनस दिया, ठीक है, या फिर बोनस ही नहीं दिया, इस केस में डिस्प्यूट होगा, ठीक है। अगर डिस्प्यूट हुआ है और उसने लेबर कोर्ट में या कहीं पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल में केस दिया है, तो अवार्ड देने के बाद जैसे ही उनको अवार्ड मिल गया है उसके विदिन अ मंथ जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को बोनस दे देगा, ठीक है। इन एनी अदर केस विदिन अ पीरियड ऑफ 8 मंथ, ठीक है, जो भी उसका अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ है उसके 8 मंथ का टाइम मिलेगा एम्प्लॉयर को, ठीक है। 8 मंथ के अंदर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के 8 मंथ के अंदर, जैसे कि अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर 2022 का अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, 31 दिसंबर को खत्म हुआ, लेकिन 2022 को उसने कोई बोनस नहीं दिया, तो 2023 का 8 मंथ तक यानी कि अगस्त 31 तक उसको ये बोनस देना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी सफिशिएंट रीजन, कोई सफिशिएंट रीजन है एम्प्लॉयर के पास, ठीक है, और वो बोनस नहीं दे पा रहा है, तो ये डेट जो 8 मंथ का टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है। However, that the total period so extended shall not in any case exceed 2 years। जो 8 मंथ का ड्यूरेशन है उससे आगे एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 2 years से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। So that's all for today. The remaining part we will do in the next video. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share.